रहीम अस्सलामुअलैकुम, जुमा मुबारक। मैं फरा और मैं हमजा खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज जब सुबह हम आ रहे थे बहुत धुंध थी और मुझे तो डर लग रहा था कि आगे पता नहीं क्या हो जाएगा, कि इतनी धुंध अभी से हो गई है, जीरो विजिबिलिटी हो जाएगी, मुझे तो ये नज़र आ रहा था। वैसे इस दफ़ा इस मौसम में ना धुंध ज़रा लेट है और कम है। पिछले सालों में अगर हम याद करें बहुत ज़्यादा हमजा धुंध होती थी, और शुक्र करें कि अभी हम जो है अपने शहरों के अंदर बड़े महफूज हैं। उसकी शायद वजह ये है कि ये जो कोविड की वजह से हमारी ट्रैफिक थोड़ी कम है। आपने नोट किया रोड्स पे ट्रैफिक थोड़ी कम है? ट्रैफिक थोड़ी सी कम है, लेकिन जब ट्रैफिक कम होगी तो वो धुंध देर से छटती है, आपको इस बात का पता है। हाँ। और फिर ये जो रोड है, ख़ासतौर पे हम यहाँ पर जब आ रहे होते हैं रेवन रोड की तरफ, तो इधर तो ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाया करती है। अच्छा। हर साल ऐसा होता है, तो आपने ख्याल करना है। तो अच्छा, हमजा ने बिल्कुल सही कहा है आपको कि बाकी दिनों की निस्बत आज जो है वो धुंध हमें नज़र आई है। हमें एहसास हुआ है कि अच्छा अब धुंध के मौसम का आगाज़ हो रहा है। लेकिन एक और धुंध की भी बात हमने करनी है। मैं इस पे एक चीज़ ऐड कर लूँ कि फोग लाइट्स मैंने गाड़ियों पे नहीं देखी थी। आज जब मैं आ रहा था मैंने नहीं देखा कि गाड़ियों पे फोग लाइट्स लगी हों, तो आप फोग लाइट्स लगवा लीजिए। अच्छा ठीक है, ये एहतियाती तदाबीर जितनी भी धुंध से बचने के लिए ज़रूरी है वो कीजिए। लेकिन एक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दुखी दिल के साथ, और वो ये है कि मैं यहाँ से निकलूँ ना तो रास्ते में इतनी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हों अब तो चूँकि वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं और यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं, तो स्टूडेंट्स का रश रोड पे वहाँ से गुजरना जो है वो मुश्किल हो जाता है। हालत लेकिन ये है हमजा कि QSE जो कि आलमी एक इदारा है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी करता है, उसने जो रैंकिंग जारी की है उसमें पाकिस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 100 में शामिल नहीं है। और बदकिस्मती की बात यह है कि भारत की 3, मलेशिया की 5, चीन की 6, सऊदी अरब की 2 यूनिवर्सिटियां हैं जो कि पहली 200 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में कंसिडर की गई हैं। पाकिस्तान की जो है 500 यूनिवर्सिटीज़ तक अगर हम आएँ तो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रैंकिंग आई है, जिसमें नस्ट का 355वां नंबर है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज इस्लामाबाद का 370वां नंबर है, 373 नंबर है, और कायद आज़म यूनिवर्सिटी का 454वां नंबर है। और ये हालात है हमारे इस वक्त दुनिया में। MIT जो कि एक जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 है, पिछले 9 साल से नंबर 1 है हमजा। स्टैनफोर्ड जो है ये 2nd नंबर पे है, हार्वर्ड जो है 3rd नंबर पे है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 4थे नंबर पे है, और ऑक्सफोर्ड 5वें नंबर। फरा, आपने कभी मेरिट लिस्ट देखी है? जब मेरिट लिस्ट लगी होती है 90% से जिस बच्चे के नंबर कम होते हैं उसको तो एडमिशन नहीं मिल रहा होता पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में, खास तौर पर देख लिया। फीस कितनी ली जाती है स्टूडेंट वालिदैन से, लेकिन मयार क्या है यूनिवर्सिटीज़ का, वो दे क्या रही हैं, वो जो स्टूडेंट्स डिग्री लेके निकलते हैं उस डिग्री की क्या वैल्यू है, उस डिग्री पे की बेस पे उन्हें मुलाजमत मिलने के मौके क्या हैं, ये सब वो लम्हा फिक्रिया है। और फिर देखें जितनी रैंकिंग है हमजा वो सभी टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ऐसी है टेक्नोलॉजी की, क्योंकि रिसर्च ज़्यादा हो रही होती है ना, तो वो रिसर्च को ज़्यादा देख रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जब हमारे नताइज का ऐलान होता है ना, खासतौर पर बोर्ड में, तो हमें नज़र आ रहा होता है बच्चे के सिर्फ 3 नंबर कट गए, बच्चे के सिर्फ 4 नंबर कट गए। लेकिन आगे जाके यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखें तो वो जो बच्चे इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं कि जो इतने नंबर ले रहे हैं उसके बाद भी वो जिन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनकी रैंकिंग क्या है? उनकी रैंकिंग नहीं है। और फिर यही वजह है निज़ाम तालीम के, यही सुकम है या नक्स है जिसकी वजह से फिर हमें नज़र नहीं आते वो साइंसदान। पूरी दुनिया में इतने नंबर लेने वाले बच्चे, और हमें पता चलता है कि ना किसी टेक्नोलॉजी में, ना किसी तहकीक में, ना किसी साइंस में, ना किसी जगह पे हमारा कोई नाम ही नहीं, कोई अवार्ड हमारे हिस्से में नहीं आता साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इवन जब हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की तो हमारे पास कोई पाकिस्तान के छोटे मुसलमान साइंसदानों के नाम जो हैं वो भी खाली वहाँ पे दिखाई देते हैं। बस वो हमें जो पता लगता है। खैर उस चीज़ को देखें तो जो एशिया की उन्होंने की है उसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी ने कुछ बेहतरी की है, 54 पॉइंट्स बेहतर हुई है, जो 178वें नंबर पे गालिबन पंजाब यूनिवर्सिटी एशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें रही है। 2 साल पहले 2018 की बात है, ये 232वें नंबर पे। ये लम्हा फिक्रिया है, ग्रांट्स मिलनी चाहिए, हमें देखना चाहिए, रिसर्च पे काम बहुत करना चाहिए, क्योंकि दुनिया रिसर्च देखती है कि आपने कमाल क्या किया, कितने बच्चे आपने पास आउट कर दिए, कोई भी नहीं देख रहा। तो धुंध जैसे हमजा ने आपसे बात की और बड़ी ये धुंध भी छटनी चाहिए, ये धुंध भी छटनी चाहिए। ये इल्म जो एक रोशनी है और इसकी रोशनी हमारी ज़िंदगी को मुनव्वर करनी चाहिए। टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना
कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू, हुकूमत ने वैक्सीन की दस्तयाबी के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए। मतवक्को कोरोना वैक्सीन की मुल्क की तरसील के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। स्ट्रैटेजी का नाम वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान होगा। कराची में मौसम सरमा आते ही गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, सन्नती पहिया बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। सुई सदरन की जानिब से 1 करोड़ 80 लाख क्यूबिक फिट योमिया सस्ती तरीन मुल्की गैस ना खरीदने का इंकशाफ हुआ। सेहतमंद ग़िज़ाएं सर्दियों को भगाने में फ़ायदेमंद। सेहत बख्श खाना खाने से नज़ला ज़ुकाम, खुश्क खांसी और बुखार से बचा जा सकता है। सर्दियों की सौगात ग़िज़ाओं से ही सर्दी का इलाज करना बेहतर। तो जी जनाब, टॉप स्टोरीज आपने जानी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे अहम मौजू की, वो कोरोना है और कोरोना के साथ अब वैक्सीन जो है। ये अच्छी बात है कि उसका जिक्र हो रहा है और ये बात हो रही है कि मुख्तलिफ ममालिक में जो वैक्सीन है दस्तयाब हो चुकी है। बिल्कुल सही। अब जैसे मुझे अचानक खांसी आई ना, बड़ा अलर्ट हो जाते हैं लोग, ये देखकर हम डर जाते हैं। पहले तो बॉम्ब या कोई बुलेट या कोई इस तरह की चीज़, अब खांसी या फ्लू जो है ये भी बहुत बड़ा थ्रेट अलर्ट है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जैसे जैसे कोरोना की हमें पता चल रहा है कि ये कितना मुहलिक है, कितना इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, वैसे ही हमें उसकी वैक्सीन की खबरें जो है मिल रही हैं। और मुल्क में कोरोना के हर गुजरते दिन के साथ बेकाबू होती लहर, दूसरी लहर के दौरान महज 5 दिन में मुल्क भर में 10 डॉक्टर्स कोरोना के बायस ज़िंदगी खो बैठे हैं, जबकि 3000 से ज़ायद तिब्बी रज़ाकार जो हैं उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 4 लाख से ज़्यादा हो गई है। ये मजमूई तादाद है जो अब तक हुई, और जबकि मुस्बत केसेस की शरह 8.16% तक पहुँच गई है। और हुकूमत ने मुतवक्के कोरोना वैक्सीन की मुल्कगीर तरसील के लिए हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। वैक्सीन तरसील का जो नाम है वो है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन प्लान, जिसके तहत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। और ज़मीन में जारी मरासले में कहा गया है कि मतवक्को कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज और मुल्कगीर तरसील जो है ये EPI के सुपुर्द कर दी गई है। हाँ, वो उसके सुपुर्द होगी और उस तरह से वो तरसील हो रही है। और मुल्क भर में मुतवक्को कोरोना वैक्सीन जो है इसके लिए अमला EPI ही फराहम करेगा। ये बहुत इफेक्टिव और बड़ा अरसे से ये प्रोग्राम जो है काम कर रहा है, जहाँ पर मुख्तलिफ हिफाजती टीके जो है वो लगाए जाते हैं और हिफाजती वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। और वैक्सीन की जो तरसील के लिए लॉजिस्टिक EPI ही फराहम कर रहा है, और वैक्सीन की तरसील के लिए जो खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम हैं वो भी किए जा रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन मुहिम के लिए सिक्योरिटी SOPs भी वज़ा किए जाएंगे। सिक्योरिटी वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, और कोरोना वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए EPI खुसूसी टीम फराहम भी करेगा। अच्छा, वैसे सिक्योरिटी, इसका मतलब है ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई झगड़ा भी हो जाए इस तरह का कि लोग ये चाहें कि हमें हम पे तकलीफ करी ना हो जाए फरा, एक ये भी तो मेरा ख्याल एलिमेंट मौजूद होगा। दुनिया कितनी अनसेफ एक जगह हो गई है ना, जहाँ पर हमें सिर्फ वायरसेस नहीं एक दूसरे से भी बचना पड़ता है और बचाना पड़ता है। नाड्रा EPI कोरोना वैक्सीन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करके देगा। मैनेजमेंट सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन, वैक्सीनेशन और रिकॉर्ड पर मुश्तमिल होगा। नाड्रा वैक्सीनेशन मुहिम का रिकॉर्ड रखने के लिए मोबाइल ऐप भी तैयार करेगा। अच्छा, उसको लिंक कर दिया जाएगा। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपको इल्म होगा कि कितनों को वैक्सीन पहुँच गई है, वो नादरा के पास सारा जो है। लेकिन एक सवाल जो हम सबके जहन में पैदा होता है ना, वो यही होता है कि वैक्सीन नंबर 1 कब आएगी, नंबर 2 वैक्सीन किस किस को मिलेगी, नंबर 3 वैक्सीन कितने की मिलेगी। बिल्कुल। और ये भी कहिए कि जो बरतानिया में वैक्सीन आ गई है ये पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकती है। टेम्परेचर के ऊपर कुछ बात थी, इसके ऊपर से डॉक्टर दाऊद रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, बरतानिया में तो वैक्सीन आ गई है, तो पाकिस्तानी इंतजार कर रहे हैं। अगर उधर वैक्सीन आ गई है तो पाकिस्तान में वही वैक्सीन क्यों नहीं आ सकती थी? आपकी बात कुछ टेम्परेचर के हवाले से हमने सुनी थी कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। जी वालेकुम सलाम। बात यह है कि बरतानिया में जो अभी वैक्सीन का अप्रूवल अभी कल ही मिला है और वहाँ पे अब शुरू हो रहा है ये, और उसको इस बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन, ताकि वो बरतानिया की अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। और उसके साथ साथ दूसरे ममालिक ने ऑर्डर किया है तो उनकी ज़रूरियात को, ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है। और ये जो है इसमें टेम्परेचर का इतना मसला नहीं है, ये जो है ये रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर में इस्तेमाल की जा सकती है। टेम्परेचर का मसला जो था वो फाइजर की और मॉडर्ना की वैक्सीन के अंदर है, जो अमेरिकन वैक्सीन है, जिसमें -70 या -80 डिग्री की कोल्ड चेन की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से बरतानिया की वैक्सीन आने में पाकिस्तान में अगर हम ख़रीदते हैं वो तो टाइम लगेगा।
लेकिन यहाँ पे ज़्यादा उम्मीद यह है कि जो दो चाइनीज़ कंपनी जिनके साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, उनके साथ पहले से अरेंजमेंट हैं कि जब वो वैक्सीन बड़े पैमाने पे अवेलेबल होती हैं तो वो तरजीही बुनियाद पर पाकिस्तान को मिलेंगी। तो वो कैंसिनो बायो है और एक सिनोफार्म है, तो उससे ज़्यादा उम्मीद। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे जो हमजा ने सवाल किया उसका मतलब हमने ये खबरें भी सुनी थी कि शायद अमेरिका की तैयार करदा वैक्सीन की बरतानिया में मंजूरी जो है वो दे दी गई है। तो क्या वो वैक्सीन जो है जिसकी बरतानिया ने अमेरिका की मंजूरी दी है, सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ पर जो कैसिनो बायो जो आप कह रहे हैं दूसरी वैक्सीन तैयार हो रही है, हमारी आबादी की ज़रूरत के लिए पूरी है, हमें इतनी क्वांटिटी में मिलेगी कि हम 22 करोड़ लोगों को जो है प्रोटेक्शन दे सके? क्योंकि अगर एक भी शख्स जैसे आप बकाल आपके नहीं महफूज है तो वो थ्रेट है बाकी बहुत सारे लोगों के लिए, वो उनके लिए खतरा है। तो दूसरी और अगर हमें मंगवानी पड़ती है तो क्या हम भी मंगवा सकेंगे इसी तरह से बाकी ममालिक से वैक्सीन? ये डिपेंड करता है कि कितने पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं और कितने स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में, और कौन कौन से ममालिक से। सबसे पहले तो चाइना अपनी ज़रूरियात को मीट करेगा, उसके साथ साथ फिर दूसरे ममालिक से भी डिमांड्स आएंगी। पाकिस्तान के पास ये एक एडवांटेज है कि क्योंकि हम उनके साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें तरजीह दी जाएगी। तो ये फौरी तौर पे तो आपको, क्योंकि अगर आपके पास 22 करोड़ की आबादी है और अगर आप 15, 16, 17 करोड़ लोगों को भी अगर वैक्सीन लगाना चाहते हैं तो इसके लिए इतनी बड़े तादाद के अंदर वैक्सीन आने में मेरे ख्याल से कम कई महीने लगेंगे, अभी नहीं आने वाली इतनी जल्दी। ये बिटवीन अप्रैल टू जून के दरमियान मेरे ख्याल से आ सकेगी इस तादाद में। थोड़ी बहुत तो आपको मिल जाएगी लेकिन इतनी तादाद में नहीं मिल पाएगी। अभी हम ओपनिंग में भी डिस्कस कर रहे थे ये एक हमारा मसला कि हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रैंकिंग में उस तरह से नहीं हमें दिखाई देती। अब ये जो वैक्सीन अगर बनेगी तो इसके भी कॉपीराइट्स चाइना के पास होंगे या पाकिस्तान के पास भी होंगे? ये प्रोडक्ट चाइना की मानी जाएगी? और दूसरा फिर हमें बताइएगा क्या हम खुद से लोकल सोच सकते हैं कि हम भी वैक्सीन तैयार करें और अपनी आबादी जो है उसको बहुत सस्ते दामों उसको प्रोवाइड कर सकें या फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिले? जी, ये वैक्सीन जो आएगी ये चाइना की वैक्सीन होगी, कॉपीराइट्स उनकी होंगी, वो सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में कर रहे हैं और फिर तरजीही बुनियाद के ऊपर हमें मुहैया करेंगे, लेकिन वैक्सीन ये चाइनीज़ ही होगी। पाकिस्तान में अभी तक कोई ह्यूमन वैक्सीन नहीं बनाई जा रही, ना हमने इस तरफ तवज्जो दी है। बच्चों की वैक्सीन भी जो हैं वो भी बाहर से आती हैं, जानवरों की वैक्सीन, पोल्ट्री वैक्सीन हम बनाते हैं। तो इस तरफ बहुत ज़रूरत है कि हम इन्वेस्ट करें, वैक्सीन प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाएं, क्योंकि ये फिर एक स्ट्रेटेजिक सवाल भी है। कल अगर बाहर के ममालिक आपको वैक्सीन देना बंद कर देते हैं खुदा न खास्ता, तो एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। तो इस वजह से हमें इसमें इन्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है। मैंने कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान का पहला नेशनल सेंटर फॉर वायरोलॉजी हमने कायम किया है और ये वहीं पे कोविड की टेस्टिंग वगैरह भी हो रही है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये जो है, लेकिन ये एक सेंटर है और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेंटर बनाना काफ़ी नहीं है, सनत को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को वो फैसिलिटीज़ लगानी पड़ेंगी जहाँ पे वैक्सीन, क्योंकि ख़ास बायोसेफ्टी लेवल की फैसिलिटीज़ होती हैं, वो लगाकर और फिर बड़े पैमाने पे वैक्सीन की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी और हुकूमत को फिर उनसे ख़रीदनी पड़ेगी ताकि वो वैक्सीन जो बना रहे हैं वो फिर बैनुल-अक़वामी तौर पे जो इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको बंद करके और लोकली ख़रीदना शुरू करें, जैसे कि हिंदुस्तान ने किया था। हुकूमत का एक बहुत अहम किरदार है इसमें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो मुतवक्के कोरोना वैक्सीन की मुल्कगीर तरसील है उसके लिए जो हिकमत अमली तैयार कर ली गई है उस हवाले से कुछ हमें बता दीजिएगा, हमारी रहनुमाई कर दीजिएगा। जी, इसमें सबसे पहले जो है वो जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, दूसरे हेल्थ वर्कर्स हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे लड़ रहे हैं इस वायरस के ख़िलाफ़, पेशेंट जो आ रहे हैं उनके ट्रीटमेंट में हैं इन्वॉल्व, तो सबसे पहले तरजीह उनको दी जाएगी। फिर जो बड़ी उम्र के अफराद हैं जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं उनको तरजीह दी जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटैक वही हो रहा है और अमवात भी ज़्यादातर वही हो रही हैं। और उसके बाद जो बकिया पॉपुलेशन है उसको तरजीह दी जाएगी। तो ये तरजीहात कुछ बनाई गई हैं जो कि वो बहुत मुनासिब और अच्छी तरजीहात हैं और इसी की बुनियाद पर ये डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि अफोर्डेबिलिटी, जैसे क्या सब लोगों को मुफ्त फराहम होगी, क्या कोई कीमत मुतय्यन की जाएगी, क्या ये आम फार्मेसी स्टोर्स पर किसी आम ड्रग्स की तरह अवेलेबल होगी कि किसी शख्स को, किसी ख़ानदान को लगे कि उनको लगवानी है तो वहाँ जाकर उसको कीमतन ख़रीद कर लगवा सकें? ये तरीका कार भी बता दीजिएगा, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर नज़र आता है इसमें।
जी, एक तो ये कि इसके जो प्राइस है, जो अभी आपने बरतानिया की वैक्सीन की बात की, एस्ट्राजेनेका की, उसको वो तकरीबन 2.5 पाउंड की है, तकरीबन $3, लगभग समझे 500 साढ़े 500 रुपए की। जो चाइनीज़ वैक्सीन्स हैं ये तो वहाँ पे बरतानिया में जो अवेलेबल है, लेकिन जो बाहर वो सप्लाई करते हैं वो शायद 700-800-900 रुपए की हो जाए पर डोज। जो चाइनीज़ वैक्सीन्स हैं वो भी इसी रेंज में 700-800 रुपए की प्राइस है उसकी, तो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है ये वैक्सीन। लेकिन हुकूमत क्योंकि $15 करोड़ हुकूमत ने इन्वेस्ट किए हैं, मंगा रहे हैं, तो कोशिश ये है कि ये वैक्सीन मुफ्त में मुहैया की जाए पॉपुलेशन को। और इसमें मेरी एडवाइस तो ये रही है कि आप वही हेल्थ कार्ड जो कि खेती में इशू किए हैं वो सारे सूबे इशू करें, और हेल्थ कार्ड्स के अगेंस्ट लोगों को फ्री में ये वैक्सीन मिले ताकि उनके ऊपर कोई माली बोझ ना पड़े। और ये किया जा सकता है अगर हम सब मिलकर इसकी तरफ बिल्कुल ठीक है, ये किया जा सकता है। प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह से आप बात कर रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं फरा और बात करते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान का मंशूर सुनाकर वोट लेने वाली पीपल्स पार्टी अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। ये बात हम करें सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर की, जिसके शहरी गुज़िश्ता कई साल से पीने के साफ़ पानी से महरूम हैं। और ये एक ऐसी बुनियादी चीज़ है कि साफ़ पीने का पानी तो मौजूद हो, अगर पीने का साफ़ पानी नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां, और आप सोच सकते हैं कि ज़िंदगी का मयार और वहाँ पे रहने वाले लोगों के हालात जो हैं वो क्या होंगे। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये तो बुनियादी ज़रूरत है। सज्जाद पाशा से जानते हैं क्या सूरत हाल है। जी सज्जाद, बताइएगा। जी हमजा, फरा पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे हर बार आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान का मंशूर सुनाकर उनसे वोट तो ले लेते हैं, लेकिन सिंध का तीसरा बड़ा शहर सक्खर दरियाए सिंध के किनारे आबाद है। लेकिन यहाँ के शहरियों की बदकिस्मती ये है कि वो गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो पीने के साफ़ पानी से महरूम है। जो पानी शहर भर में सप्लाई किया जाता है वो इंतहाई गंदा और बदबूदार होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सक्खर के वाटर वर्क्स पर, जहाँ दरिया से पानी जो है वो ज़ख़ीरा किया जाता है और उसके बाद शहर भर में सप्लाई किया जाता है। यहाँ पर जो पानी ज़ख़ीरा किया जाता है उसमें ना ही फिटकरी लगाई जाती है सही से, और ना ही पानी साफ़ करने का केमिकल डाला जाता है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो हम यहाँ आपको ये पानी दिखाएं। ये पानी आप देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी जो है वो वाज़े ऊपर है, और इसी तरह से ये पानी यहाँ दरिया से ज़ख़ीरा किया जाता है, और ज़ख़ीरा करने के बाद जो है वो शहर भर में सप्लाई किया जाता है। शहरी जो हैं वो यही गंदा और बदबूदार पानी पीने पर जो है वो मजबूर हैं। इस पानी को पीने से हेपेटाइटिस समेत जो दीगर अमराज हैं वो भी फैल रहे हैं। मुतअद्दिद बार सक्खर के शहरियों ने मुंतखब नुमाइंदों से साफ़ पानी की फराहमी का मुतालबा किया है, एहतजाज किए हैं, लेकिन हर बार जो है वो मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से जो है वो आवाम को सिर्फ जो है वो वादे किए गए हैं जो आज तक वफ़ा नहीं हो सके। और यही वजह है शायद कि जदीद दौर में भी सक्खर के शहरी जो हैं वो गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। जी बिल्कुल ठीक है सज्जाद पाशा, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो सज्जाद ने मास्क लगाया हुआ था, वो तो कोरोना की वजह से लगाया हुआ था। अगर कोरोना ना भी होता तो जितना गंदा पानी था और जितनी बदबू आ रही होगी ना, मास्क ज़रूरी होगा। और मैं तो जी ना परेशान हुई देखकर कि इतना गंदा पानी, और फिर लोग आगाह हैं इस बात से, सियासतदान आगाह हैं और कुछ नहीं किया जा रहा। ये गफलत है, लापरवाही है, कोताही है, जो कुछ भी है मुजरिमाना है, इसलिए कि इसके नतीजे में बहुत सारे लोग, बच्चे और आने वाली नस्लें जो हैं वो बीमारियों का शिकार हो रही हैं। ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिनको हल करना हर एक की ज़िम्मेदारी है, जो भी अवामी नुमाइंदे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं कि ये मसले कभी तो हल हो जाएंगे, जल्द अज जल्द तो हम क्या कहें, कभी तो हल हो जाएंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
आमदीद। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और आपके साथ एक और ख़बर जो है वो शेयर करेंगे। पाकिस्तान में वैसे तो जैसे ही कोई मौसम आता है तो उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो महंगी हो जाती हैं, नायाब हो जाती हैं, लेकिन ख़ासतौर पर कराची की बात करें तो मौसम सरमा आते ही मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। और जिससे ना सिर्फ घरेलू सार्फिन जो हैं वो बिल आउट हैं, बल्कि सनती पहिया भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इन हालात में सुई सदरन की जानिब से 1 करोड़ 80 लाख क्यूबिक फीट यौमिया सस्ती तरीन मुल्की गैस ना खरीदने का इंकशाफ हुआ है। इमेजिन, सोचें आप कि एक ऐसा मुल्क जो कि कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर के लोग जो हैं वो तड़प रहे हैं, महंगाई जो है उसने जान निकाली हुई है सबकी, वहाँ पर कितनी बड़ी अमाउंट है 1 करोड़ 80 लाख ये क्यूबिक फीट यौमिया सस्ती तरीन मुल्की गैस जो है वो नहीं खरीदी जा रही। वफाकी हुकूमत की कंपनी वज़ीर पेट्रोलियम और सेक्रेटरी पेट्रोलियम के अहकामात मानने से भी इनकार कर दिया गया है। मतलब इनकार ही सुन लें आप, ये नहीं कि कहा गया है कि इनकार, लेकिन नहीं माने जा रहे। सुई सदन की हटदर्मी के बायस बदीन 4 साउथ गैस फील्ड से 70% गैस सप्लाई बंद है। अब देख लें, और ये सुई सदरन के रवैये के बायस कौमी ख़जाने को भी यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि मुल्क की सस्ती तरीन गैस की राह में रुकावट डालकर महंगी तरीन LNG की राह हमवार की जा रही है। एक और माफिया, गैस अगर चाहिए है इन दिनों में तो मुल्क की सस्ती गैस जो है वो नहीं चाहिए हमें बाहर से वो गैस मंगवानी है जिसमें हमें कमीशन मिले, किक बैक्स मिले, जिसमें हमें वो तमाम अपने फ़ायदे मिले। मुल्क का नुकसान होता रहे, आवाम को उसकी तकलीफ पहुँचती रहे। ये सूरत हाल क्या है, इस बारे में हमें आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लाम सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सुहेल इकबाल भट्टी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज सलीमुज़्ज़मान साहब भी हमारे साथ हैं, जो कि ताजिर बरादरी इस वक्त जो है वो या हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सबसे बड़े सफरर्स हैं इस सारे मसले की। सो सुहेल इकबाल भट्टी साहब आगाह कीजिएगा, बताइएगा कि ये क्या कहानी है, क्यों हो रहा है ऐसे? पर ये बहुत बदकिस्मती है और अलमिया ये है कि गुज़श्ता चंद सालों के दौरान हमारी सरकारी कंपनियों और बिलखसूस मुतल्लिका इदारों की जानिब से जो रुकावटें पैदा की गई, जो उनका डिस्करेजिंग एटीट्यूड था, उसकी वजह से तेलो गैस तलाश करने वाली बेशतर कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं। एक वक्त था कि 20 के लगभग कंपनियां पाकिस्तान में तेलो गैस की तलाश का काम करती थी और अब 1 या 2 कंपनियां रह गई हैं, सब यहां से छोड़ के जा चुकी हैं। लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन के बावजूद कुछ पाकिस्तानी कंपनियां ऐसी हैं जो अभी भी इस बात पर यकीन रखती हैं कि मुल्क की इंडिजिनस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। उसी सिलसिले के अंदर बदीन 4 साउथ फील्ड जो कि सिंध में वाक़ है, यहाँ पर गैर मुल्की कंपनियों को भी जॉइंट इसके अंदर पार्टनरशिप में लाया गया। $62 मिलियन की सरमायाकारी हुई और 3 वहाँ से जो फील्ड से गैस की जो सप्लाई थी जनवरी 2020 में सुई सदरन के गैस कंपनी के सिस्टम में शामिल की गई। ठीक है, लेकिन अलमिया ये है कि बहुत से मामलात के अंदर कुछ निटी ग्रिटीज आती हैं। कंपनी का काम यही है, वहाँ पर जो MDs और जो GM बैठे हुए हैं, जो महाना 12 लाख से लेकर 40 लाख रुपए की तनख्वाह लेते हैं कि वो तमाम मसाइल को सॉल्व करें। इशू ये पेश आया कि ओग्रा लिमिट के मुताबिक जब आप गैस किसी फील्ड से निकलती है तो उसके अंदर CO2 के कंटेंट जो है वो आपका एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। अगर वो नहीं है आपको वहाँ पर अमीन प्लांट लगाना पड़ता है। 6 माह का सुई सदरन ने टाइम दिया, दरमियान में कोविड ने अटैक किया, कंपनी ने भरपूर एफर्ट की, लेकिन जुलाई 2020 में फोर्स मेजोर क्लेम किया गया। फोर्स मेजोर ये कहलाता है कि कोई एक्ट ऑफ गॉड है, पेंडेमिक है जो ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है, तो फिर काम नहीं हो सकता। दुनिया भर के अंदर ऑपरेशन शट डाउन था हर कंपनी का। अल्टीमेटली वहां पर अमीन प्लांट उसके बाद पहुंचाया गया। सुई सदरन की टीम विजिट कर चुकी है, पिक्चर्स ली, सब कुछ मौजूद है और उनसे कहा गया कि आप इस फोर्स मेजोर को एक्सेप्ट करें। और हैरान कुन तौर के ऊपर वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब और सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद याहुद्दीन साहब ने सरतोड़ कोशिशें की, भरपूर कोशिशें की कि सुई सदरन गैस कंपनी ये 1 करोड़ 80 लाख क्यूबिक फीट जो गैस है अपनी हद खत्म करे, इसको सिस्टम में शामिल करे। सुई सदरन कंपनी टस से मस नहीं हुई। आप सुनकर हैरान होंगे। अब इस सारे मामले के ऊपर जब तर्जमान सुई सदरन से ये सवालात मैंने पूछे तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये केस हमारे अंडर कंसिडरेशन है, हम इसको एवेल्युएट कर रहे हैं।
अच्छा, ठीक 5 माह हो चुके हैं और अक्टूबर में मुशीर पेट्रोलियम सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने जब कराची का दौरा किया था, वहां पर उन्हें कमिटमेंट की गई थी कि हम इशू को रिजॉल्व करेंगे ताकि विंटर के अंदर 1 क्यूबिक फीट जिसकी आपको जरूरत होती है हम सिंध को, कराची को सप्लाई उम्मीद करते हैं कि गर्मी तक इवैल्यूएशन हो जाएगी, लोगों का रोजगार मुतासिर ना हो, जब मसला खत्म हो जाएगा सिस्टम में शामिल। भट्टी साहब, आप हम ये सारी अपडेट लेंगे ही, लेकिन हमारे साथ सदर जो है मौजूद हैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, सलीमुज़्ज़मान साहब, बताइएगा कितनी लोड शेडिंग गैस की हो रही है और उसकी वजह से कितना नुकसान इंडस्ट्री का हो रहा है? क्योंकि हम तो अभी तक यही कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो गैस की कीमत है वो ये है, जो नहीं उससे कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो कलेक्टिव अगर हम देखें डैमेज, कोलैटरल डैमेज, वो क्या है? जी थैंक यू। देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो गैस की लोड शेडिंग होती है उससे यकीनन एक इंडस्ट्री का पहिया बिल्कुल जैम हो जाता है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी उससे बिल्कुल बुरी तरह से मुतासर हो जाती है। गैस की अनअवेलेबिलिटी के अंदर अगर हम बात करें डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की, तो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का तो गुजारा हम कर सकते हैं किसी ना किसी तरह से। LPG के हम सिलेंडर्स यूज़ कर सकते हैं, दुनिया भर में होते हैं LPG के सिलेंडर्स। आप मिडल ईस्ट ले लें पूरा, उसके अलावा और कई कंट्रीज़ ले लें, तो वहाँ पर LPG के सिलेंडर्स डोमेस्टिक कंज्यूमर्स इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि एक उनका गुजारा हो जाता है और वहाँ पे दुनिया भर में बल्कि पूरा निज़ाम ही इसके ऊपर चल रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स की, तो इंडस्ट्री का गुजारा बगैर नेचुरल गैस के नहीं हो सकता, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब हमारी जो फ्यूल होता है, बॉयलर्स होते हैं, उसके अलावा कई प्लांट्स होते हैं, तो उसके अंदर जो मेन जो बेसिक फ्यूल यूज़ किया जा रहा होता है वो नेचुरल गैस होती है, उसका सब्सटीट्यूट हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो वो उसकी सप्लाई, उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और ये हम एज कंज्यूमर्स तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी सप्लाई हमें अवेलेबिलिटी इसकी इंश्योर की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। पिछले दिनों में मसले आए थे, इस वक्त जी पिछले दिनों में यकीनन इसमें मसले आए थे। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम प्रेशर हमारा इस वक्त आ रहा है, लेकिन जो देखें आइडियल प्रेशर होना चाहिए, वो आइडियल प्रेशर होना चाहिए 8 PSI। 8 PSI या 8 पाउंड्स का जो प्रेशर होता है उसके ऊपर हमारे प्लांट्स प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रहे होते हैं। पिछले दिनों में प्रेशर जो था वो ड्रॉप किया था, 2 PSI तक भी चला गया था, 3 इस तरीके से प्रेशर चल रहा था। अगर 3 PSI से डाउन होता है, 3.5 से डाउन होता है, तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो शट डाउन की तरफ चले जाते हैं। और आप उसका इम्पैक्ट सोच सकते हैं कि उसका कितना सीरियस इम्पैक्ट होता है। आपके जो प्रोडक्शन है वो पूरी प्रोडक्शन रुक जाती है, आपके जो एक्सपोर्ट हैं वो आप उसके ऑर्डर्स मीट नहीं कर पाते, लोकल मार्केट की जो आपकी डिमांड होती है वो आप डिमांड मीट नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ा इसका एक गैस क्राइसिस अगर होती है तो उसका एक बड़ा सीरियस इम्पैक्ट आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। हुकूमती नुमाइंदों से बात आपने करने की कोशिश की, जवाब आगे से क्या मिलता है? जिस तरह भट्टी साहब बता रहे थे कि बारहा हुकूमत तो कोशिश कर रही है, सुई सदरन जो है वो बात मानने को ही तैयार नहीं है। देखिए, हमारी जो इस पर अंडरस्टैंडिंग है, हमारी बात हुई है और हमारी बड़ी रेगुलर बात होती रहती है। बल्कि अभी चंद दिनों पहले ही एक शो के अंदर सुई गैस के भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, वहाँ पे वो लाइन पे थे, तो मैंने उनसे उस वक्त भी ये सवाल किया था, ये जो 180 MMCFD की बात हो रही है, इसका स्टेटस क्या है? जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है या जो हमें बताया गया है वो ये है कि 180 MMCFD को सिस्टम में इंजेक्ट करने के लिए, वैक्यूएट करने के लिए हमारे पास एक 17 किलोमीटर की पाइपलाइन है जो जिसकी रिक्वायरमेंट थी। 17 किलोमीटर में से 12 किलोमीटर तो क्लियर थी और वो लाइन डाल दी गई थी। 5 किलोमीटर का एक पैच था जिसके लिए राइट ऑफ वे का इशू था, और वो राइट ऑफ वे का इशू अभी जो मेरी लास्ट बात हुई है 3-4 दिन पहले, उसमें उन्होंने बताया कि वो राइट ऑफ वे का इशू रिजॉल्व हो गया और कोशिश यही है कि इसी महीने के अंदर दिसंबर में वो गैस सिस्टम में इंजेक्ट हो जाएगी। अगर वो गैस सिस्टम में इंजेक्ट हो जाती है तो मैं समझता हूँ 180 MMCFD आने के बाद हमारी जो गैस के मसाइल हैं वो ये विंटर्स हमारे बहुत बेहतर गुजरेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो गैस नहीं आती तो हमें बड़ा फेयर है कि इस वक्त ये बड़ा ख़तरनाक विंटर्स गुजरेगी और इसका एक बड़ी इकनॉमिक तबाही इससे आ जाएगी अगर ये गैस इंजेक्ट नहीं की जाती। ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि ये सिंध और वफाक के दरमियान ये रिफ्ट चलती रही बड़े अरसे तक, और फिर उसके बाद सिंध की सूबाई काबीना ने इसकी मंजूरी दी और कहा गया सुई सदन की तरफ से या फिर वफाक की तरफ से कि हम तो 14-15 दिनों में ये जो है पाइपलाइन बिछा देंगे, जो अभी तक नहीं हो सका। अब वापस ज़रा भट्टी साहब फरमाइएगा, ये हुकूमत इतनी बेबस क्यों हो जाती है? आटा महंगा होने लगता है तो हुकूमत हो जाती है, उनको समझ नहीं आती कि गंदम किधर से आई किधर चली गई। हमारे जो वफाकी वजीर है फूड सिक्योरिटी के, वो कह रहे होते समझ ही नहीं आती कि गंदम चली कहाँ गई है। अभी गैस की भी समझ नहीं आ रही है। इतने बेबस हुकूमत क्यों है? क्यों नहीं रेट ऑफ स्टेट जो है वो इतनी मजबूत कि इस तरह के माफियाज को कंट्रोल कर सकें?
और ये बहुत बदकिस्मती है, ये गुज़श्ता 20-25 सालों के दौरान ये फिनोमिना बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। वो लोग जो मुल्की मफाद को ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हुए फ़ॉरेन प्रोडक्ट को, गैर मुल्की प्रोडक्ट्स को प्रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये कारनामा है। ये प्रैक्टिस उस वक्त डिस्करेज की जा सकती है जब किसी भी फील्ड में, वो गंदम का मामला था, वो किसी और शोबे का मामला हो, ये गैस का इवन मामला है, उन अनासिर की निशानदही करके जो मुल्क की सस्ती तरीन तवानाई की राह में रुकावट बनते हैं, आप उन्हें मिसाल बनाइए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आप देखेंगे सारा मामला सीधा हो जाएगा। एक वो अफसर, वो पूरी टीम जो इतनी भारी तनख्वाहें लेती हैं, 5 माह के अंदर वो एक मामले का फैसला नहीं कर सके, कहते हैं अभी हमें उसकी अंडर इवैल्यूएशन है, हम उसका ऊपर गौर कर रहे हैं। भट्टी साहब, ये वो रेड टेपिज्म है जो की वजह से रिवायती जो ब्यूरोक्रेसी का मामला है, भट्टी साहब ये वो है, या हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान जो माबैन मामला चपकलिश में है, इख्तलाफात में है, कि हुकूमत की बात नहीं मानते ब्यूरोक्रेट्स, वो नहीं उनकी अहकामात को मानते और उस पर अमल करते, ये मामला है, या कोई ऑपरेट कर रहा है माफिया जो ये चाह रहा है कि इस वक्त जो है, जैसे आपने बताया, कोई कार्टेल है जो कि अपनी इस वक्त चाह रहा है प्रोडक्ट को सेल करना? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऐसी रुकावटें खड़ी करती हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत के लिए जो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, जो मुल्क की मौशियत को मुतासर कर रहा है, मेरा सवाल है वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से, क्या ऐसे अफसरान का जवाब बनता है कि अपने ओहदों पर कायम रहें? अभी हुकूमत ने एक सर्विस रूल्स डिफ़ाइन किए हैं, जो मिसकंडक्ट करते हैं, जो पुअर परफॉर्म करते हैं, उनको ओहदे से हटाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ख्वाहिश है, तो ऐसे लोगों की बात पुरस होनी चाहिए, उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए कि आप किस तरीके के साथ मुल्क की मौशियत, कौमी खजाने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ताकि दीगर शोबों के अंदर मौजूद ऐसे माफिया के लिए भी वो इबरत बन सकें और कोई दोबारा ना सोचे कि हमने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भट्टी साहब हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। सलीमुज़्ज़मान साहब, आप फरमा दीजिएगा, जिस तरह भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, आप क्या समझते हैं मसले का हल क्या है? हुकूमत कोशिश तो कर रही है, इक़दामात क्या हुकूमत को उठाने चाहिए कि ये मसला तब हल हो जाएगा? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें जो है अपनी पूरी एक नेशनल पॉलिसी इस पर डाइवर्ट करनी पड़ेगी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, क्योंकि हमारी जो इस वक्त नीड है, हमारी जो इस वक्त कंट्री है, वो चल सकती है, अगर वो चल सकती है तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से चल सकती है। गैस का मुल्क के अंदर मसला है, गैस के मुल्क के मसले को हल करने की कोशिशें जो हमें सुनने में आता है वो की जा रही हैं, उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये अगर 70 किलोमीटर की हम लाइन की बात करें, 180 MMCFD को इंजेक्ट करने की, हम LNG की बात करें, बात यह है कि हमारे पास अभी इस वक्त डोमेस्टिक रिसोर्सेज तो अवेलेबल नहीं है। अगर डोमेस्टिक रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको या तो इम्पोर्टेड वसाइल के ऊपर जाना पड़ेगा, आपको मुख्तलिफ और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो किसी ना किसी तरीके से जो भी मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं उनको यूटिलाइज़ करके हमें टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स कौन है? ये वही लोग हैं जो इंडस्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं या किसी ना किसी तरीके से इंडस्ट्री के बेनिफिशरी होते हैं। तो जब इंडस्ट्री को गैस मिलेगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी का पहिया चलेगा। अगर देखिए बात थोड़ी सी सख्त है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मैं फिर वही कहूँगा कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स गुजारा कर सकते हैं LPG के ऊपर। LPG की हम पॉलिसी बना दें, उस पर हम टैक्सेस रिड्यूस कर दें। दुनिया भर में होता है कि जो घरों के अंदर LPG के सिलेंडर्स होते हैं, कहीं पे इतना एक लग्जूरियस नेटवर्क नहीं होता कि डोर टू डोर हर घर के अंदर एक नेचुरल गैस की लाइन जा रही हो। हम इस वक्त इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दे के अगर हमें डोमेस्टिक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है डोमेस्टिक के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सप्लाई ख़त्म कर दें, मैं कह रहा हूँ कि उनको हम LPG के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इंडस्ट्री को LPG पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो फौरी तौर पर तो मसले का हल ये है कि हम इस वक्त इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दें और सारी गैस डाइवर्ट करें इंडस्ट्री की तरफ, और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके लिए सस्ती LPG की अश्योरेंस दें कि जो सस्ती LPG है वो हम उसको अश्योर करें कि वो डोमेस्टिक कंज्यूमर। बिल्कुल ठीक है। सलीमुज़्ज़मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और सुहेल इकबाल भट्टी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मामला हमजा, IPI एक लाइन थी गैस लाइन की, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया पे टापी थी, जिसमें कि गैस जो है वो हमें आनी थी। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मंसूब, अब तो रशिया के साथ हमने उन्हें CPEC का वेलकम भी कर लिया वहाँ पे। सो हमारे जो एनर्जी स्टार्व्ड एक इंडस्ट्री है, हो सकता है उसके लिए हमारे कंज्यूमर्स के लिए बेहतरी है, लेकिन ऐसे लोग जो कि मौजूद हैं जो कि हर मुल्की सलामती या मुल्की मफाद के मामलात में टांग अड़ाते हैं या उसमें नुकसान पहुंचाते हैं, जब तक उनका कला कमा नहीं होगा ये मसला हल नहीं होगा। अंदर ही बैठे हुए हैं, भारी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं। तो अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम
लाइक सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और कड़ाके की सर्दी का आगाज़ हो चुका है। आज तो धुंध ने भी हर तरफ जो है वो डेरे जमा लिए हैं और इस मौसम में जो खाना है वो सिर्फ खाना नहीं होता, वो आपके लिए पूरा जैसे ना अद्वियात भी उसी के अंदर होती हैं। तो क्या खाना चाहिए जिससे हम गर्म भी रह सकें, फूड को एंजॉय भी कर सकें, बड़ा ज़रूरी है जानना। अच्छा, ये एक मैं तो सुनता आया हूँ, आप भी यकीनन सुनते हैं, सब सुनते हैं कि जी इसकी तासीर गर्म है, इसकी तासीर ठंडी है। ये क्या मामला होता है और सर्दियों के अंदर इस तासीर को कितना देखना चाहिए? हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत ज़ोहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? थैंक यू कि आप आई। ये मुझे तो तासीर वाला मसला बता दें, क्योंकि मेरे घर में आज तक ये मसला हल नहीं हो सका। वालिद साहब कहते हैं कि जी किसकी तासीर ठंडी है, इसकी गर्म है, वालदा को कुछ और लगता है, तो ये क्या है? अच्छा, तासीर का ऐसा है कि मेडिकल साइंस में तासीर कुछ भी नहीं है। अच्छा, तासीर सिर्फ ये घरेलू बातों में आती है, ये चीज़ गर्म है और ये चीज़ ठंडी है। उसमें ऐसा होता है कि जो चीज़ हम खाते हैं बॉडी में जब वो हीट प्रोड्यूस करती है तो उसको हम गर्म के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जो चीज़ बॉडी में इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं करती उसको हम ठंडी चीज़ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसा ड्राई फ्रूट्स लोग कहते हैं गर्म है, वो क्यों गर्म है? क्योंकि वो बॉडी में जब जाते हैं तो वो गुड कैलोरीज प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे लोगों को लगता है ये चीज़ गर्म है। जबकि कोई लोग कोई और चीज़ कंज्यूम करते हैं, उसके कंजम्पशन के बाद बॉडी में इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती और इस चीज़ को वो उसके साथ ठंडे के साथ लिंक कम कर लेते हैं। जबकि इसका कोई है नहीं कि ये चीज़ गर्म खाएंगे तो इससे ये नुकसान होगी, ठंडी चीज़ खाएंगे तो उसके ये फ़ायदे होंगे। ठीक, दोनों चीज़ें बराबर पे हैं। अच्छा, एक जिसे कहते हैं ना हिकमत या यूनानी तिब, वो हमारे यहाँ घरों में बड़ी राइज है, क्योंकि हमारा पैटर्न, अगर आप कल्चरल फूड्स को भी उठा लें, सर्दियाँ आती ही पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे गंदम के बजाय मकई की, बाजरे की रोटी आ जाती है, मक्खन का इस्तेमाल, देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, हलवे आ जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जैसे आप कह रहे हैं ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, कहवा जात आ जाते हैं, गोश्त का इस्तेमाल जो है बढ़ जाता है। मुझे बताइएगा कि क्या ये जो मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स में से हम ये चीज़ें पिक करते हैं, ये बेहतर है क्या? मकई, बाजरे की रोटी और गंदम की रोटी, इसमें आप कैसे हमें बताएंगे क्या करना चाहिए, कितना खाना चाहिए? बिल्कुल फ़र्क ऐसे होता है कि सर्दियों में सबसे पहले कुव्वत मुदाफ़ित ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुव्वत मुदाफ़ित कैसे ख़राब होती है कि बुखार के सिम्टम्स आते हैं, गला ख़राब के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, तो इम्यूनिटी का बूस्टअप होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जैसे आपने बात की, कहवा जात लोग कंज्यूम करते हैं, मकई की रोटी कंज्यूम कर लेते हैं, या डिफरेंट गोश्त से बनी हुई मछली का इस्तेमाल साल करना चाहिए, लेकिन लोग स्पेसिफिकली सर्दियों में करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि कुव्वत मुदाफ़ित सर्दियों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही होती है, और इन सब चीज़ों में इम्यूनिटी को बूस्टअप करने वाली ताकत बहुत ज़्यादा है। मछली में जैसे विटामिन ई मौजूद है, जो सर्दियों में अगर आप खाते हैं तो सर्दियों के जो सीजनल चेंजेस है वो हमारे ऊपर नहीं अटैक कर सकती। गर्मियों में आपने देखा होगा बहुत से लोगों को सीजनल अटैक्स इतने नहीं हो रहे होते, सीजनल शिफ्ट के दौरान में आते हैं, पूरा साल नहीं होते, लेकिन सर्दियों में रोज़ बरोज़ लोगों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ अटैक कर रही होती हैं। तो उसमें इम्यूनिटी बूस्टअप जो डाइट है, जिसमें मछली है, गोश्त है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मकई का आटा भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि गंदम का आटा भी नुकसानदेह नहीं है। गंदम का आटा भी अगर आप फाइबर वाला कंज्यूम करते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतरीन है। ये नहीं कि मकई का आटा बिल्कुल आप रेगुलरली यूज़ करना शुरू कर दें सर्दियों में। वो लोगों का एक कल्चर हमारा ऐसे कि साग की रोटी, साग के साथ मकई की रोटी ही खाई जाती है, तो वो एक कल्चर है हमारा। उसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लिंक नहीं है कि मकई स्पेसिफिकली सर्दियों में ही। कोई चीज़ ठंडी नहीं होती, कोई चीज़ गर्म नहीं होती। खाना क्या नहीं है फिर सर्दियों में, या सब कुछ खा सकते हैं? सर्दियों में आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सर्दियों में दो मसले बहुत ज़्यादा आते हैं, एक कुव्वत मुदाफ़ियत का और एक स्किन का। स्किन लोगों की में जितनी ज़्यादा ख़राब होती है उसके लिए बहुत कंसर्न होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा सर्दियों में लोगों की स्किन पे ड्राइनेस आ जाती है, एजिंग के सिम्टम्स, झुर्रियाँ, रिंकल्स सर्दियों में ज़्यादा बनते हैं। उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है कि पानी की कमी। हम सर्दियों में पानी नहीं पीते, प्यास नहीं लगती। बेशक पानी कंज्यूम ना करें, लेकिन ऐसी चीज़ें कंज्यूम करें जो पानी की कमी को पूरा करते हैं, जिसमें सूप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल माल्टा मौसमी बहुत अवेलेबल है, उससे पानी बहुत ज़्यादा है। अगर वो भी नहीं पसंद तो आपके पास जो वाटर चेस्टनट्स आते हैं, जिनको सिंघाड़े हम कहते हैं, उसमें 85% पानी मौजूद है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कहवा जात इस्तेमाल कर सकते हैं। कहवा जात सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि उसके अंदर एक तो पानी की कमी को मेंटेन रखते हैं, बॉडी में कमी होने नहीं देते, वैरायटी आ जाती है, पानी के अलावा कहवा कंज्यूम कर लेते हैं। उसमें सुपर फूड्स बहुत ज़रूरी है। सुपर फूड्स में मैं ऐसे रिकमेंड करती हूँ कि सर्दियों में लौंग का इस्तेमाल रोज़ाना नहार मुँह ज़रूर किया जाए, क्योंकि लौंग बॉडी में जब म्यूकस बनता है, बहुत से लोगों को रेशे का मसला सर्दियों में बढ़ जाता है। लौंग जो है म्यूकस की प्रोडक्शन को कम करता है, उस मसले को नीचे लेके आता है। इसके अलावा जैसे कोरोना आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, सर्दी आ गई है, इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है। जिंजर का इस्तेमाल, अदरक का इस्तेमाल, अदरक का कहवा सुबह ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि वो बॉडी में वायरस और बैक्टीरिया को अटैक करने से रोकता है। तो
तो अगर आप लोग नहार मुँह नहीं कंज्यूम कर सकते तो बेस्ट टाइम 10-11 बजे कर लें या शाम 4-5 बजे कर लें। दिन में 2 से 3 दफ़ा इन कहवों का इस्तेमाल ज़रूर रखें और पानी से भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल, जिसमें आप या तो संतरे इस्तेमाल कर सकते हैं या डिफरेंट फल इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि बॉडी में पानी का स्टेटस मेंटेन रहे और स्किन पे एजिंग के सिम्टम्स ना आ सकें। ठीक है। बहुत से लोग ड्राइनेस की शिकायत करते हैं, एजिंग की शिकायत करते हैं, तो वो एक मसला है जो आजकल की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको ख़त्म करने के लिए वाटर स्टेटस अपना मेंटेन ज़रूर रखें। डॉक्टर जोहा सुहेल, आपने बड़े मुफीद मशवरे हमें दिए, हम इस पर अमल करेंगे, व्यूअर से भी कहेंगे इस पे अमल ज़रूर करें। कुछ ठंडा गर्म नहीं होता, ये साइंस कहती है, बाकी जो अम्मा अब्बा कहते हैं ना, जो अम्मा अब्बा कहते हैं वो सही है। इसलिए कि अगर आप देखें ना, हमारे घरों में ये मौसम आता है तो सालन थोड़ा पीला हो जाना चाहिए, हल्दी ज़्यादा डालना शुरू कर दें, वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाती है। आपने अलसी के लड्डू खाएं। अब ये डॉक्टर जोया साहब इन्होंने हमें आके बताया कि फ्लैक्स सीड्स जो है ना, वो तो दे आर न्यूट्रिशन पैक्ड, और हमारी घरों में एक ज़माने से अलसी जो है उसके लड्डू बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। अगर उसको हम पिनिया कहते हैं ना, तो पंजाब वाले ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मैं फरा से कहूँगा मुझे बना के खिलाएं। आप एक ब्रेक लें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी जनाब, सो हमज़ा ने एक बड़ा शानदार सा विज़िट किया है गवर्नर हाउस का, जहाँ पर आपको इल्म होगा कि गवर्नर हाउस में कोरोना हीरो वॉल बनाई गई है, कुरान गार्डन बनाया गया है और कैफ़े को भी आवाम के लिए खोल दिया गया है, जो सुबह 11 से शाम 6 बजे तक खुले रहते हैं। तो हमज़ा, कैसा रहा आपका गवर्नर हाउस का विजिट? मैं तो गया फरा इसलिए था कि हमें पता लगा था कि ये जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, तो वो दूसरा गेट है अलहमरा के साथ, वहाँ से हम एंटर हुए। वैसे ही देखा कि क्या एंटर होने देंगे कि नहीं, उन्होंने कहा कि सर बस अपना नाम और नंबर लिखवा दें। चेक किया, उन्होंने कहा जी आप आ जाएँ। फिर हमने कोशिश की कि गवर्नर साहब से मुलाकात हो जाए, तो गवर्नर साहब वो देखने आ रहे थे कि क्या यहाँ पर लोग आ रहे हैं आसानी से। फिर हमारी उनसे बात भी हुई है इस हवाले से, वो अब आपको दिखा। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम गवर्नर हाउस लाहौर में मौजूद हैं। हमें ये पता चला था कि दरवाज़े आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए खोल दिए गए हैं। ये वो गवर्नर हाउस था कि जिसकी दीवारें बाहर से देखकर आप हाथ हिला सकते थे और फिर आपको यहाँ से जाना पड़ता था। लेकिन गवर्नर पंजाब ने कुछ इक़दामात उठाए हैं कि अब आप आएँ दरवाज़े पर, सिर्फ अपना नाम दाखिल करवाएं, आपकी चेकिंग की जाएगी, उसके बाद आप दाखिल हो सकेंगे। दाखिल किस मकसद के लिए हो सकेंगे वो हम आपको आज बता रहे हैं कि ये कोरोना वॉल है, हीरोज़ वॉल है, जो तामीर की गई है कोरोना के दौरान जिन लोगों ने दिल लगाकर काम किया इस वायरस को शिकस्त देने के लिए। दूसरा, यहाँ पे गवर्नर हाउस कैफ़े खोल दिया गया है और कहा यह जा रहा था कि ये कैफ़े आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, आपको वो कैफ़े भी दिखाएंगे। साथ ही सोवेनियर शॉप है, इसका भी इफ्तिताह कर दिया गया, ये भी खोल दी गई। आप यहाँ पर आते हैं तो कोई भी सोवेनियर लेके जा सकते हैं। और सबसे अहम बात आपको बताने लगे हैं कि कुरान गार्डन का यहाँ पर इफ्तिताह किया गया है। वो कुरान गार्डन है क्या, कैसा दिखता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से हमारी मुलाकात हो जाए, उनसे कुछ बात करने की भी कोशिश करेंगे। पीछे हम इस वक्त देख सकते हैं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब आ रहे हैं और गालिबन जो बेगम परवीन सरवर हैं वो भी उनके हमरा हैं। तो कोशिश करते हैं उनसे बात हो, हमें मौका मिल गया तो गवर्नर साहब से मुलाकात करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, इतना कुछ बना दिया, ये हम देख रहे हैं कि वॉल यहाँ पर है, पीछे सोवेनियर शॉप है, कैफ़े है यहाँ पर और वहाँ पर कुरान गार्डन है। ये आपको ख्याल कैसे आया कि ये सब कुछ होना चाहिए? फिर दरवाजे भी खोल दिए कि पब्लिक आए, पब्लिक आकर देखे। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको मालूम है कि हमारी हुकूमत की और प्राइम मिनिस्टर की ये विज़न थी कि हमने ये जो पब्लिक हाउसेस हैं इनको आवाम के लिए खोलना है। और आपको मालूम है कि कोरोना से पहले हमने वीकेंड्स पे गवर्नर हाउस के दरवाज़े जो हैं वो वैसे भी खोले थे। और ड्यूरिंग कोविड-19 जो हमारी स्ट्रगल थी, ये एक बहुत मुश्किल वक्त था, पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारे लिए एक तो चैलेंज कोरोना था, दूसरा चैलेंज ये था कि जो गरीब लोग बेचारे जिनका रोज़गार ख़त्म हो गया है और ख़ासकर वो लोग जो डेली वेजेस पे थे, उनको किस तरीके से हमने लुक आफ्टर करना है। तो उसके लिए मैंने कोई तमाम जितने भी NGOs और मुखय्यर हजरात हमारे हैं सबको इकट्ठा एक प्लेटफार्म पे किया। उनसे कहा कि भाई अब हमें इस मुश्किल वक़्त में इन गरीब और मुस्तक लोगों के साथ खड़ा हो। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमारे लोगों ने, हमारे मुखय्यर हजरात ने, हमारे NGOs ने, हमारे वॉलंटियर्स ने जिस
मेहनत के साथ काम किया, तो फिर मैंने ये सोचा कि हम लोग जो हैं, जब लोग जो हैं इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनको तो हम सब याद करते हैं, तो कुछ थोड़ी हमारे कल्चर को तब्दीली लाएं कि उनकी ज़िंदगी में भी उनको याद कर लें, बहुत ज़रूरी है। तो वो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर एक कोविड-19 हीरोज़ वॉल बनाएं, जिसमें उन तमाम NGOs जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, करोड़ों रुपए की राशन लोगों में तकसीम किया है, मेडिसिन तकसीम की है, उनको उनके नाम यहाँ पर लिखे जाएं। जो डॉक्टर हमारे शहीद हुए हैं उनके नाम यहाँ पर लिखे जाएं। तो उस ख्याल से फिर हमने ये जो है कोविड-19 वॉल जो है बनाई। फिर ख्याल था कि अगर लोगों ने आना है तो गवर्नर हाउस की एक समीर शॉप भी होनी चाहिए। फिर एक चीज़ जो हम जब लोग यहाँ पर आते थे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल ये था कि वो पूछते थे कि अगर हमने चाय पीनी है कहाँ पिएं, अगर हमने पानी लेना है तो पानी नहीं की दुकान नहीं यहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा कि वीकेंड पे जो हमारे विजिटर्स आते हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, और ख़ासकर ये जगह जो है इसको हम 6 डेज़ ए वीक जो है हमने खोल दिया है। अच्छा। 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ये जो सवेनियर शॉप है, ये जो गवर्नर हाउस कैफ़े है, ये जो कोविड-19 हीरोज़ वॉल है और कुरान गार्डन है, ये जो है इंशाल्लाह अब ये खुला रहता है और लोग आते हैं, लोग आ रहे हैं, रिलैक्स करते हैं, एंजॉय करते हैं। और कुरान गार्डन का ख्याल कैसे आया, आपको मालूम होगा कि मार्च में मैंने पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ना लाजम करार दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर अभी हमें कुछ न कुछ इस्लामिक हेरिटेज भी करना है, एक मुसलमान मुल्क है हम। तो फिर हमने ये कुरान गार्डन बनाया, वो तमाम प्लांट्स जिनका कुरान में ज़िक्र है वो इस गार्डन में लगाए गए हैं। ये बच्चों के लिए एजुकेशनल भी होगा, ये वहाँ पर बच्चे आके एंजॉय भी करेंगे। तो ये सारा हमारा। इससे पहले कि मैं बेगम साहिबा से बात करूं, पहले ये कि इसका सर फ्यूचर क्या होगा, कि अगली गवर्नमेंट आएगी, गवर्नर तब्दील होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा। और दूसरी चीज़ ये देखने में तो लग रहा है खासा पैसा लगा है इसके ऊपर, क्या कौमी ख़जाने से आवाम के पैसों से लगा है, कितना खर्चा है? ये बहुत अहम आपने सवाल उठाया। पहली बात तो ये है कि हमने माशाल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख़ में सिविल सोसाइटी ने 10 अरब से ज़्यादा की चार्टी की है। अच्छा। 10 बिलियन रुपीज़ की चार्टी हुई है, जो कि गरीब और मुस्तक लोगों और इवन जो हमारे भाई जेलों में हैं उनके लिए भी सैनिटाइज़र, उनके लिए मास्क, उनके लिए कपड़े धोने का साबुन, उनके लिए नहाने का साबुन, ये चीज़ें हमारे NGOs ने प्रोवाइड की थी। तो ये एक तो बात यह है कि इसको कोई नया गवर्नर आएगा, इसमें जब ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं तो फिर हुकूमतें बदलती रहती हैं। मेरा इस बात पे ईमान है, फिर नेकी को कोई नहीं मिटा सकता। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जब हम सरवर फाउंडेशन का नाम सुनते हैं तो गवर्नर साहब तो जहन में आते हैं, लेकिन उनके पीछे जो असल में सरवर फाउंडेशन इस वक्त चल रही है वो बेगम परवीन सरवर साहिबा हैं, और बहुत काम इन्होंने किया ख़वातीन के हवाले से भी, कोविड के हवाले से भी। मैडम, ये ख़वातीन के हवाले से आपका काम बहुत ज़्यादा है, और असल में सरवर फाउंडेशन अब कर क्या रही है, किस तरह के काम है जो सरवर फाउंडेशन कर रही है? अभी जो हम काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने हॉस्पिटल बनाए थे 2, फिर हमारा स्कूल था, फिर हमने ये जो कोविड हीरोज़ वॉल है, सरवर फाउंडेशन ने भी पूरी अपनी मेहनत की है। हमारे वॉलंटियर्स थे जो जिनके साथ हमने मिलकर काम किया, क्योंकि उनके बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। फिर हमारे डोनर्स थे। उसके साथ साथ जो औरतों के लिए, जो इस मुल्क के लिए मैं समझती हूँ ज़रूरी है काम होना, एक तो अगर हम औरतों को एम्पावर कर दें, अगर स्किल डेवलपमेंट हम उनको सिखा दें तो हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज होगा, बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, पॉवर्टी ख़त्म होगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि हर इंसान अपने तौर पे कमाने लग जाएगा, अपने घर को चलाएगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं दैट आर आउट ऑफ स्कूल, बहुत सारे घर ऐसे जिन घरों में एक वक्त का खाना पकता है। तो आई थिंक जितनी देर तक हम औरतों को एम्पावर नहीं करेंगे, हमारी ना तो इकॉनमी बदल सकती है, ना हमारा फ्यूचर अच्छा हो सकता है, और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है दैट दे आर द 50% ऑफ द पॉपुलेशन, और उनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो दिस इज़ वाई आई एम कॉन्सनट्रेटिंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, एंड ऑल्सो साथ साथ उनकी हेल्थ के हवाले से।
अगर एक माँ सेहतमंद है तो आगे से वो घर को देख पाएगी. सो वी आर वर्किंग ऑन मदर एंड चाइल्ड, वेदर इट्स गायनी, वेदर इट्स मेंटल हेल्थ, वेदर इट्स कैंसर अवेयरनेस, वो भी सारे हमारे प्रोजेक्ट साथ साथ चल रहे हैं. बिल्कुल ठीक. गवर्नर साहब, सरवर फाउंडेशन जब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब चला रहे थे और इस वक्त जो है बेगम साहिबा चला रही हैं, क्या फ़र्क देख रहे हैं और बेहतर कौन मैनेज कर रहा है? देखें जी, अब मैं जो भी कहूँ, जो चीज़ दुनिया सारी को मालूम है तो उसको मैं कैसे उस पर देखें जी. मैं 2016 तक मैं सरवर फाउंडेशन चलाता था और परवीन सिर्फ इसमें हुनरगाह के नाम से ये ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया था. तो जब मैंने गवर्नरशिप से रिज़ाइन किया तो उसके बाद मेरी मसरूफियत बहुत बढ़ गई. फिल्ट्रेशन प्लांट, सबसे मुश्किल काम जो पाकिस्तान में है वो फिल्ट्रेशन प्लांट चलाने. सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने बिलियन रुपये लगाए हैं, लेकिन 100% नहीं तो 90% प्लांट उनकी सारी वाटर स्कीमें बंद पड़ी. तो मेरे लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैंने उस वक्त, मेरे ख्याल में 80 प्लांट थे हमारे चल रहे 2016 में. आधे प्लांट अदम तवज्जो की वजह से बंद हो गए क्योंकि मैं PTI के साथ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया. तो बल्कि आप हैरान होंगे कि बहुत से लोग जिन्होंने हमें पैसे दिए थे कि हमारी यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दो, हमने उनको पैसे वापस किए. मैंने कहा भाई नहीं, मेरे को मैनेज नहीं होता मुझसे. अच्छा, ये वैसे पाकिस्तान में होता नहीं है. मैंने 50 फिल्ट्रेशन प्लांट के पैसे लेके लोगों को वापस किए. तो उसके बाद फिर मैडम को दिया. तो अब मैं आपको पहले तो पानी का देख लें कि अब 200 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, 2 मिलियन लोगों को पानी मिल रहा है. एक आध हो सकता है कोई डिफेक्ट की वजह से बंद हो, बाकी 100% चल रहे हैं. अच्छा, माशाल्लाह. उसके बाद मैं हस्पतालों में गया अपने पिछले महीने, तो आई वाज सरप्राइज एंड अ बिट शॉक्ड एज वेल कि सफाई मैंने देखी, यूनिफॉर्म देखी, वहाँ पर लोगों का रश देखा कोविड-19 के बावजूद भी. तो मैंने अपने डॉक्टर और नर्सेज से पूछा, भाई ये अचानक, जब मैं 15-16 साल से चला रहा था तो रोज़ आके कभी सफाई, कभी ये कभी वो नक्श निकालता था, तो आज हर चीज़ स्पॉट ऑन है. तो उन्होंने कहा जी मैडम तवज्जो भी बहुत देती हैं और सख्त भी हैं. तो मैडम घर में भी इतनी सख्त हैं? घर में जी लगती नहीं है लेकिन हैं. अच्छा, लगती वाकई नहीं है मैडम. फराह बहुत इससे खुश होंगी. विमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात कर रहे हैं वो हम बेगम साहिबा में देख रहे हैं, जिस तरह गवर्नर साहब भी कह रहे हैं. तो बेगम साहिबा, गवर्नर साहब घर में भी गवर्नर हैं या गवर्नर ही गवर्नर हाउस छोड़ के घर आते हैं? नहीं, घर में जो है ना, घर का जो फ़र्द होता है, द एल्डेस्ट, जो मैन ऑफ द हाउस, ही शुड बी इन चार्ज. हमारी छोटी मोटी बातें हम तय कर लेते हैं, जो आखिरी फैसला होता है वो इनका होता है. और जब ये कहते हैं, ये डरते हैं, इनसे पूछें भी. सुबह निकल जाते हैं, शाम को 12 बजे आते हैं. कभी मैंने इनसे पूछा आप कहाँ से आए? कभी नहीं पूछा. सर, ये सच है? नहीं, कल मैं 9 बजे करता पूछो. अच्छा. कभी कभार आ जाते हैं. मैं बात ये कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं पूछा. यू हैव टू हैव अ ट्रस्ट. एक ट्रस्ट होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है. मैं भी समझती हूँ भी इन्होंने यहाँ से फारिग होके दोस्तों के साथ बैठना होता है, रिलैक्स होना होता है. यू हैव टू हैव माई टाइम. हर एक इंसान चाहता है उनको खुद का एक टाइम मिले. जैसे मुझे भी होता है, अभी मैंने अपने कमरे में जाना है, मैंने नमाज़ पढ़नी, मैंने बच्चों से बात करनी. एवरीबडी नीड्स मी टाइम. तो इनके लिए भी वो होता है. तो वो एक वैसे एक बातें होती, थोड़ा सा दिखाने के लिए भी, हाँ मैं भी हूँ, मेरा भी ख्याल रखें. अच्छा, गवर्नर साहब, आप पहले जब गवर्नर बने तो गवर्नर हाउस का इस्तेमाल कितना था? क्या गवर्नर हाउस में रिहाइश पजीर थे? अब आप गवर्नर हाउस में रिहाइश पजीर नहीं हैं. क्या इस वजह से कि मैडम कहती हैं कि भाई कुछ अपने उसको छोड़ दें, फैमिली को भी टाइम दें, इसलिए उधर जाते हैं, या कोई और वजह है? अखराजात की कमी की जो बात हो रही थी, जो ऑस्टेरिटी ड्राइव थी, उसकी वजह से आप गवर्नर हाउस नहीं रह रहे? अखराजात में तो खैर कोई इतना बड़ा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, बल्कि अखराजात तो सच माने तो कम होते हैं. कि जो हमारा ऑयल पे या तेल पे, पेट्रोल पे जो डेली वहाँ जाती है, लोग लेने के लिए मुझे वापस आते हैं, तो वो ज़्यादा खर्च आ जाता है. लेकिन पिछली दफ़ा मैं गवर्नर हाउस में रहता था, अब मैं अपने घर में रहता हूँ. इसलिए भी कि हमारी पार्टी की पॉलिसी है, हमारे लीडर की पॉलिसी है कि ये जो गवर्नर हाउसेज हैं इनको हम पब्लिक के लिए भी खोलें, इनको अवामुन नास तक एक्सेस भी दें और इनको अपने रेजिडेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल ना करें. शादी की बात कर लेते हैं. शादी अरेंज थी या लव मैरिज थी? मैडम आप बता दें, गवर्नर साहब ने तो खामोशी. दोनों.
अच्छा, दोनों थी, लव थी और वो अरेंज हो गई, ये समझ लिया जाए। जैसे भी आप पैरेलल। अच्छा, पैरेलल थी। चलो, रजामंदी जो थी वो दोनों तरफ से थी। अच्छा, बच्चे जो हैं, असल बात ये है कि जो बहुत सा मगरब में भी जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाया कि अरेंज मैरिज क्या है, क्योंकि वहाँ पर बरतानिया में जो परसेप्शन है वो ये थी कि बस माँ बाप फैसला करते हैं और दैट्स इट, शादी हो जाती। तो मैंने उनको समझाया कि भाई देखो, जो अरेंज मैरिज है वो अरेंज मैरिज ये नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंड खेला जाता है। अरेंज मैरिज ये है कि लड़के के वालिदैन लड़के वाले से पूछते हैं, लड़की के वालिदैन लड़की से पूछते हैं, और फिर अगर उनकी कंसेंट होती है, उनकी जो है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर शादी होती है, और इसको हम अरेंज मैरिज कहते हैं। दूसरी जो फोर्स मैरिज है वो ये है कि आप इमोशनली ब्लैकमेल कर लो बच्चों को, या उसको सख्ती करें बच्चे पे, तो वो हम उसको फोर्स मैरिज कहते हैं। और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ, चूँकि हमने तो मगरब में वक्त गुजारा है और वहाँ पर तो खैर सारी 100% लव मैरिज है, लेकिन अरेंज मैरिजेस का जो सक्सेस रेट है वो लव मैरिजों से बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। सो ये जो एक इंस्टीट्यूशन है जो चला आ रहा है, ये ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन है बस, लेकिन इसमें वालिदैन को सिर्फ ये एहसास होना चाहिए कि अपने बच्चों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो कोई फ़ैसला उन पे इम्पोज़ ना करें। और नहीं, इसकी इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, हमारा कल्चर भी नहीं देता। बच्चे पाकिस्तान में नहीं हैं, बाहर हैं, आप लोग दोनों इधर हैं, दोनों खुद बिज़ी होते हैं। जैसे आपने कहा कि 12 बजे तक अक्सर आते हैं, आप खुद सर्वर फाउंडेशन में इतनी बिज़ी हैं, बच्चों की याद नहीं आती, कितना फ्रीक्वेंटली उनसे मुलाकात होती है? बच्चों को मैसेज हम रोज़ाना करते हैं ड्यूरिंग द डे, और बारी बारी हम रात को उनको फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं। हमारी ग्रैंड चिल्ड्रन बल्कि वो कह देती है हमने अभी अबू को देखना है, दादू को देखना, हमें उनकी शक्ल याद नहीं, सो वी स्पीक टू दम। आजकल व्हाट्सअप है, दूसरी चीज़ें। कोविड के दरमियान में एक दफ़ा गई हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से उनकी सेफ़्टी, यहाँ की सेफ़्टी, ट्रैवल का मसला था, तो मैं एक दफ़ा गई हूँ 4 हफ़्ते के लिए। और उसके बाद मेरा बड़ा बेटा आया था और हम दोनों उनको दुबई चले गए थे मिलने। 5 डेज़ का हमारा ब्रेक था। बहुत मुश्किल है, पर जब भी मैं सोचती हूँ भी मुश्किल है, फिर उस वक़्त मैं उन माओं की तरफ देखती हूँ जिन माओं ने अपने बच्चों को शहीद कर दिया, जिनके बच्चे शहीद हो गए मुल्क की खातिर। That's why we are living in a peaceful country, because they sacrifice their lives for us. और उन माओं को जिनके छोटे छोटे बच्चे दूसरे लोगों के घरों में काम करते हैं, तो मैं ये सोच लेती हूँ अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो दैन दिस इज़ द बेस्ट टाइम। क्योंकि जो मैं एज अ मदर अपने बच्चों के लिए कर सकती थी वो मैंने कर दिया। बच्चे बड़े हो गए, वो काम भी कर रहे हैं, सेटल्ड भी है, उनकी फैमिलीज भी है। सो दिस इज़ माई मोटिवेशन टू ट्राई टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ अदर चिल्ड्रन हु आर लाइक माई चिल्ड्रन। बहुत अच्छा जज्बा है। गवर्नर साहब, 1-2 छोटे से सियासी सवाल, क्या किसी एहतजाज से गवर्नमेंट को घर भेजा जा सकता है जो अपोजिशन या पीडीएम इस वक्त कर रही है? देखिए, एहतजाज से आज तक तो कोई गवर्नमेंट नहीं गई, तो अगर गई भी है तो कोई और आया है। जो घर भेजने वाले वो नहीं आए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। ये जमहूरियत है, लोगों ने 5 साल का मैंडेट इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, इमरान खान को दिया है। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए जलसे जुलूस ये वो करते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उनके दिल में उनको भी पता है कि 5 साल इंतज़ार करना ही। अच्छा, आपको लगता है कि मुल्तान जलसे को मिस हैंडल किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, कि पहले पकड़ धकड़ होती रही, आखिरी दिन बिल्कुल उनको जलसा करने दिया गया? बात ये है कि एक बात तो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि इस जलसों की वजह से नुकसान हो रहा है। पब्लिक गैदरिंग, जलसा ना भी हो, पब्लिक गैदरिंग जो है उसके बारे में तमाम डॉक्टर्स, हर बंदा, पूरी दुनिया इस बात पे मुत्तफ़िक है कि कोविड के दरमियान जितना लोगों का हजूम कम होगा, जितना सोशल डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितने मास्क पहने होंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अगर वो फिर भी बेज़द हैं तो हमें अवामुन्नास को जो है वो कायल करना है। अब आपको मालूम है कि हमारे जो है शिबली फराज ने बड़ा वाज़े मेरा ख्याल है उसने पैगाम दिया है
कि हम जलसों पे पाबंदी है लेकिन हम किसी को रोकेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है। एक किताब का मैं सुन रहा था, शायद गवर्नर साहब या बेगम साहिबा आप कोई किताब लिख रहे थे बायोग्राफी टाइप, वो कौन लिख रहा था और क्या वो मुकम्मल हो रही है कि मराहिल में आ चुकी है? किताब मैंने लिखी थी, वो मैंने लॉन्च भी की थी, लेकिन अभी पाकिस्तान में अभी लानी है। अच्छा, तो उसके अंदर पूरा लिखा गया, उसमें हम पढ़ भी लेंगे लव मैरिज और अरेंज मैरिज के हवाले से क्या लिखा है? उसमें हर चीज़ लिखी होगी, लेकिन वो मेरे पाकिस्तान के आने तक है। अच्छा, पाकिस्तान के आने तक है। और कभी कोई गाना भी गुनगुना के बेगम साहिबा के लिए जवानी में ख़ास तौर पे कोई गाना गा लेते थे गवर्नर साहब, गुनगुना लेते थे? नहीं, इनको ना शायरी बड़ी पसंद है, अगर इनको कोई अच्छी लगे तो रख लेते हैं। जब मैं आती हूँ तो मुझे सुनाते भी है, और कुरान पाक इनको बड़ा अच्छा लगता है तर्जुमे के साथ पढ़ना। वो भी हम बाज़ दफ़ा बैठ के तो किसी ना मौजू पे हम बात करते हैं, भी ये वाक़या था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये किया था। सो वी शेयर दिस काइंड ऑफ। गवर्नर साहब एक शेर डेडिकेट कर रहे हैं मैडम को, अगर आप कोई शेर आपको याद आ रहा है तो एक शेर डेडिकेट कर। अभी तो कोई नहीं याद आ गया, तो बड़ा मुश्किल है याद आना। अच्छा, कोई गाना भी याद नहीं आ रहा है सर? वो गाना वो आजकल उसने गाया है, क्या नाम, वारिस बेग के बेटे ने। अच्छा, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। चले, हमने पहलू में बिठा दिया, ये आपको 12 बजे तक नहीं मिलते, हमने आपको भाई ये 12 बजे वाली बात जो है डेली वाली बात नहीं है। अच्छा, एक रैपिड फायर गवर्नर साहब आपके साथ कि 2 में से एक चीज़ आपने ना चूज़ करनी है इसमें, पीर महल या ग्लासगो? ये तो आपने सवाल ही इतना कर दिया है, दोनों मेरे होम टाउन है, क्या करूँ मैं, कैसे चॉइस करूँ? आई लव स्कॉटलैंड, आई लव ग्लासगो, आई लव पीर महल, आई लव फैसलाबाद। अच्छा, मरियम, आई लव पाकिस्तान। मरियम या हमजा शहबाज? सियासी सफ़र किसका देखते हैं कि बेहतर होगा? मरियम। बिलावल या आसिफा? देखिए जो है ना, कल परसों उसकी एंट्री हुई है, तो अभी तो उसने अभी अपने आप को साबित करना है, लेकिन लोगों ने, खासकर पीटीए के लोगों ने अच्छे जज्बात का इज़हार किया है। अच्छा, उस्मान बुज़दार या महमूद खान? ज़ाहिर है पंजाब का चीफ मिनिस्टर। अच्छा ठीक है, फलाही काम या गवर्नरी? अगर प्रायोरिटी मेरी फलाही काम। ठीक हो गया। आसिम या अनस? ये आपने और आप घर में भी लड़ाई कराना चाहते हैं? नहीं, हमारे 3 बेटे हैं। हाँ जी, 3 हैं। 3 बेटे हैं जी, और सारे अजीज़ हैं, पर सबसे ज़्यादा हम प्यार अपनी बेटी से करते हैं। बिल्कुल, जो सबसे बड़ी हैं। यस। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, बहुत शुक्रिया मैडम, आप दोनों ने वक्त दिया और हमने SOPs का ख़ास ख्याल रखा है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखी, आप लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम आपको अपडेट करें, आपके इल्म में ही होगा, एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, वो कतर में तालिबान और अफगान हुकूमत में अमन मुज़ाकरात अगले मरहले की जानिब बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये ऐलान दोनों फ्रीकैन ने बातचीत के कवायद पर इत्तफाक राय के बाद किया है। बिल्कुल, अफगान हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के रुकन नादर नादरी का कहना है कि बैनुल अफगान मुज़ाकरात के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दे दी गई है और एजेंडे पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। दूसरी तरफ तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम के मुताबिक अब बातचीत का आगाज़ हो जाएगा। अमेरिका की जानिब से गैर मुल्की अफवाज के इनखला की यकीन दहानी के बाद तालिबान ने काबुल के साथ मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक किया था। बिल्कुल ऐसे ही, और इसी हवाले से हम बात कर लेंगे माहिर अफगान ताहिर खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर खान साहब, अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात के हवाले से ये बातचीत होना, तरीक़ाकार तय होना कितनी बड़ी कामयाबी है और इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो हालिया दौरा था उसका कितना अमल दखल है? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नज़र में अहम तो इसलिए है कि तकरीबन 2.5 महीने हो गए हैं इसी पे गुफ्तगू जारी थी दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान के तर्ज़ुल अमल क्या होगा, उसूल क्या होंगे मुज़ाकरात का, और सिलसिला आगे नहीं बढ़ रहा था। और उसमें सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि तालिबान का जो मुतालबा था, जो कि अब माना गया है कि जो तालिबान और अमेरिका का 29 फरवरी को जो मुआहिदा हुआ है, उसी बुनियाद पे बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे, जिससे अफ़गान हुकूमत इनकार करती रही, क्योंकि उनका मौक़िफ़ था कि वो उस मुआहिदे का हिस्सा नहीं है
और बहरहाल वो फिर हो गया। और ये जो हुआ है 21 नुकाती तर्जुल अमल, इसमें जो मुकदमा है, जो इंट्रोडक्शन है, उसमें तालिबान के उस मुतालिबे को माना गया है और शामिल किया गया है। और अब आज जो सुबह मेरी एक तालिबान मुज़ाकराती टीम के बंदे से बात हुई सुबह आज कतर में, तो कल से हफ्ते वाले दिन से एजेंडे के लिए मौज़ूआत जो होंगे उस पर एक कमेटी दोनों की बन रही है और उस पर बहस होगी। तो लिहाजा एक वो जो एक जमूद था, एक जो तातुल था, वो ख़त्म हो गया है और अब बाज़ाब्ता बैनुल-अफ़गानी मुज़ाकरात के लिए जो अफ़गानिस्तान के सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला होगा उसी पे मुज़ाकरात होंगे। दूसरे जो आपका सवाल का जो हिस्सा है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का, पाकिस्तान का रोल बिल्कुल है। अभी आपके प्रोग्राम से पहले मैं अफ़गान टीवी में ख़ुद शरीक था डिबेट में यहाँ से, तो वहाँ मैं लोगों को सुन रहा था जी। अफ़गानिस्तान में लोग इसको मानते हैं कि इसमें पाकिस्तान का एक किरदार है, बल्कि वो मज़ीद तवक्कुआत रखते हैं। कुछ तो वहाँ पर एक मुबालगा राई है अफ़गानिस्तान में, जब हम उनको सुनते हैं उनका एक ख़्याल है कि तालिबान पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जो बिल्कुल एक गलत सोच है, जो ना मानने वाली है। पाकिस्तान कंट्रोल वो तो तालिबान भी समझते हैं वो, लेकिन पाकिस्तान का एक रोल तो है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बार बार यहाँ क्यों आते हैं, अमरीकी पाकिस्तान से बार बार क्यों, लेकिन कुछ न कुछ तो पाकिस्तान का रोल है। लेकिन ये भी गलत तस्वर है कि बस पाकिस्तान जो चाहेगा वो होगा। अब तो मामला अफगानों के कोर्ट में है। बैनुल-अफ़गानी मुज़ाकरात तो अफगानिस्तान के लोगों का है कि वो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने एक रोल अदा किया है। इमरान खान साहब जब वहाँ गए थे, कितना अहम है ताहिर खान साहब, और ये जो 21 निकात जैसे आपने कहा, वो निकात कितने अहम और कितने उन पे अमल दरामद आसान और मुमकिन होगा, खासतौर पे रिजीम चेंज है ना, जो बाइडन जो है वो आए हैं। सो ये जो टाइमिंग है, इसके बाद ये जो अब तय पा रही है शराइत, ये काबिल अमल रहेंगी और मंजूर होंगी तमाम फ़रीक़ैन को। अफ़गानिस्तान का मसला बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही मुश्किल है। मैंने इसलिए तो कहा कि तर्जुल अमल पे उसूल बनाने पे 2.5 महीने लग गए। और अफ़गान हुकूमत का एक इशू है कि अफ़गान हुकूमत चीज़ों को नहीं मानती, जब वक्त गुजर जाता है, तशद्दुद वहाँ होता है, लोग वहाँ पर मरते हैं तो बाद में राज़ी होते हैं। पहले 5000 कैदियों पे मसला पैदा किया, 5 महीने लग गए, और अभी तो लिहाजा इशू वहाँ पे है। अब देखो, एक शूरा ने बनना अफ़गानिस्तान में, अब यूरोपियन यूनियन का मुतालबा आया, अमेरिका का मुतालबा कि वो बनाया जाए, क्योंकि जो मुज़ाकराती टीम वहाँ हैं, जो जिस पे गुफ्तगू शुरू होगी मुस्तक़बिल के, उस पर उनके पास इख्तियार नहीं होगा। इख्तियार फैसले करेंगे, एक नई शूरा बनेगी अफ़गानिस्तान में तमाम सियासी जमातों के, उस पर अभी तक सदर साहब वो शूरा नहीं बना रहे, बावजूद डॉक्टर अब्दुल्ला के बार बार मुतालबात के। तो लिहाजा अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। मामला जितने लेट होंगे, सुस्त रवि के शिकार होंगे, अफ़गान हुकूमत और तालिबान जल्दी मामला तो हल नहीं करेंगे, तो जंग तो जारी है। अफ़गान तालिबान तो अभी तक जंगबंदी पे नहीं, यार जंगबंदी तो मुज़ाकरात का हिस्सा है। तो लिहाजा, लेकिन बहरहाल एक पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान ने भी कल उसका खैर मकदम किया है। लेकिन जितना वक्त ये ज़ाया करेंगे अफ़गान और तालिबान हुकूमत दोनों, अब तो लिहाजा अफ़गान मज़ीद सफ़र करेंगे। आम अफ़गान 40 साल से लड़ाई जारी है, जारी रहेगी फिर। बिल्कुल ठीक है ताहिर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह मेरे पास से आप बात कर रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सफ़र की, जिसमें अगर हम बात कर लें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, तो पाकिस्तानी जहाज़ों पर बरतानिया और यूरोप दाखिले पर पाबंदी ताहाल बरकरार रखी गई है। यूरोपीय कमीशन ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को फैसले से आगाह कर दिया है। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी को लिखे गए ख़त में एक बार फिर पायलट लाइसेंस इजरा पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान की CAA मशकूक लाइसेंस से मुतालिक शफाफ तरीके से कार्रवाई कर रही है, मगर अभी मज़ीद साफ शफाफ निज़ाम बनाना होगा और ख़त में परवाज़ों की सलामती के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक भी PIA के इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया गया। और एक और ख़बर जो सामने आई है कि PIA ने 8 नए तैयारे लीज़ पे लेने का फैसला किया
है तैयारे 6 साल ड्राई लीज पे लिए जाएंगे, जिसके लिए मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पेशकश तलब की गई है। और PIA की तारीख में हमजा बहुत बड़े ट्रांसफर्स भी किए गए। बिल्कुल, बहुत बड़े ट्रांसफर्स हैं, ये क्यों किए गए हैं इस हवाले से भी बात करेंगे। GM PIA अब्दुल्ला हफीज़ खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये कहिएगा कि पाकिस्तानी जहाज़ों पर बरतानिया और यूरोप दाखिले पर पाबंदी ताहाल बरकरार रखी गई है, मगर PIA के जो इक़दामात हैं उनकी तारीफ़ की गई है, ये दोनों चीज़ें पैरेलल किस तरह से हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, इस बात का जवाब देने के लिए शायद मुझे थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा जाना पड़ेगा। जो यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी है वो बड़ा रिकरेंट या लेवल के ऊपर PIA की जो है वो ऑडिट करता रहता है, और PIA हर 2 साल बाद EASA के एक ऑडिट से गुजरता है। और सरप्राइज ऑडिट इनकी एक और एजेंसी है साफा, जो कि हमारी सरप्राइज तौर पर दुनिया के बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे लेती है। सितंबर 2019 के अंदर PIA का एक ऑडिट हुआ जिसमें उन्होंने टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस निकाली, 5 उसी टाइम पे हल कर ली गई। 6ठी जो ऑब्जर्वेशन थी वो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक थी, जो कि एक सॉफ्टवेयर या एक टूल था जो कि PIA ने बना के उनको दिखाना था। PIA ने उनसे इस टूल को बनाने के लिए 6 महीने तलब किए, और हमारी जो डेडलाइन थी वो अप्रैल 2020 की। ताहम आपको जैसे पता है कि कोविड की लहर मार्च में बहुत स्ट्रांग हो गई, और मार्च और अप्रैल के अंदर कराची वर्चुअली लॉकडाउन हो गया, तो उसके ऊपर काम नहीं हो पाया, या उसके ऊपर काम जरा थोड़ा सा कम हुआ जिस हिसाब से होना था, तो हमने उनसे मजीद 3 महीने तलब कर दिए। जून के महीने में हम उनको उसकी कंप्लाइंस देने लगे थे कि जब पायलट लाइसेंसेस वाला मामला सरफेस हुआ या उभरा, जिसकी वजह से उनके जरा खदशात सवेर हो गए, और उन्होंने एक ऐसे मामले के ऊपर जो कि नॉर्मली इतनी सख्त किस्म का रिएक्शन उनसे नहीं तवक्को की जा सकती थी, वो उन्होंने ले लिया। और PIA के ऊपर नहीं, इनफैक्ट पाकिस्तानी तमाम ओरिजिन एयरक्राफ्ट के ऊपर या ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर यूरोपियन मेंबर स्टेट्स पे पाबंदी आयद कर दी। ये पाबंदी जो है वो UK ने भी आगे करवाई, और जो USA की FAA है उन्होंने भी इसकी पर डाली। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इस पूरी चीज के फिर 2 जो पार्ट्स थे, एक पार्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक था जो कि PIA ने करना था, और दूसरा पार्ट जो है पायलट लाइसेंसिंग से मुतालिक था, जो कि पाकिस्तान में जो सिविल एविएशन है या कमर्शियल एविएशन का रेगुलेटर है उनकी जिम्मेदारी। PIA ने इसमें फॉरेन कंसल्टेंट्स भी हायर किए, हमने एयरबस और बोइंग की भी मदद ली, हमने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग 2 कंपोनेंट बना के उनको हमने कंप्लाइंस सबमिट करा दी थी 30 अक्टूबर 2020 को, जिसका उन्होंने 14 नवंबर को जायजा लिया, और जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये सेटिस्फैक्ट्री है उनके हिसाब से या उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, और PIA उसको कंप्लाई करता है। अब मसला आता है पाबंदी का, और पाबंदी कितने अरसे बरकरार रहेगी। अब इसका दारोमदार लाइसेंसिंग वाले मसले के ऊपर या उन रिफॉर्म्स के ऊपर है जो कि पाकिस्तान की जानिब से लिए जाएंगे, ताकि वो उनको बता सके कि ये मसला दोबारा नहीं उभरेगा। इसके ऊपर अभी तक काम जारी है, और वो काम जब कंप्लीट होगा तब पाबंदी रिवोक होगी। शुक्रिया अपडेट करने के लिए उन मेयर्स के लिए जो कि लिए गए हैं, जिन पे इत्मीनान का इजहार भी किया गया। 8 तैयारे PIA ने लीज पे लेने का फैसला किया, उसके बारे में अपडेट कीजिएगा। अखराजात बर्दाश्त करने की पोजीशन में, क्योंकि कहा जाता है मुसलसल लॉस कर रही है। और फिर एक और चीज़ के किराए जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद रूट के 35 हज़ार तक थे, अब नई एक एयरलाइन के आने की बात आई है तो किराए भी कमी की गई है। ये क्या उसकी वजह से है, या अब आपको लगा है कि लॉस रूट नहीं है? इसके बारे में भी देखने वालों को ज़रा आगाह कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, PIA ये ज़रा थोड़ा सा मैं मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं कि लॉसेस में PIA ने आफ्टर 8 और 9 ईयर्स इस साल सितंबर में ऑपरेशन प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की, और वो भी कोविड के दिनों के दरमियान, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। PIA के हालात जो हैं वो ऑब्वियसली पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, और हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस बात को शो कर रही है। PIA एक बिजनेस प्लान के ऊपर काम कर रहा है जो कि 2018 से जिस पर हम काम करें उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट है, और आप देखते हैं कि उन्हीं बिजनेस प्लान की डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बार बार अनवेल होती जा रही हैं। 2020 के अंदर हमने ये प्लान बनाया हुआ था कि PIA अपनी फ्लीट रिप्लेसमेंट की तरफ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि हम अपने पुराने तैयारे जो हैं वो हम फ्लीट से बाहर निकाल के उनकी जगह बेहतर तैयारे या नए तैयारे हम लेके आएंगे, जिससे ओवरऑल आपका प्रोडक्ट इंप्रूव हो। 2020 जिससे आपको पता है कि कोविड की वजह से एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा लीथल था, और तमाम दुनिया की एयरलाइनों ने सफ़र किया क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो ये प्लान अब हमारा 2021 में शिफ्ट हो गया, और जो 8 तैयारों की रिप्लेसमेंट है वो उधर से आएगी। जो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि जी तैयारे जो किराए क्यों कम हुए, जो एक नई एयरलाइन आनी है मेरे ख्याल में वो तो 20 से शुरू होगी, और अभी उसके आने में काफ़ी सारे दिन हैं।
हमारी पीआई की तरफ से वो जो हमारी इंटेंशन ये थी, और वो बिल्कुल प्योर इंटेंशन थी इन दैट सेंस कि इसमें ज़्यादा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं था, वो ये था कि अभी आगे जिस तरह आप जानते हैं कि छुट्टियों का सीज़न शुरू हो रहा है और छुट्टियों के सीज़न के अंदर लोग फ्लाई करते हैं, बच्चों की कोरोना की वजह से स्कूलों की छुट्टियां हो गई, लोग चाहते हैं आगे मौसम सरमा की छुट्टियां भी आएंगी 7-8 दिन की, तो लोग इन दिनों अपने घरों को वापस जाते हैं। और खान साहब, ये तबादले जो किए गए हैं उस हवाले से हमें बता दीजिएगा कि इतने अचानक तबादले क्यों कर दिए गए और तारीख में ऐसे तबादले नहीं देखे गए हैं, और जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं उस हवाले से भी बता दीजिएगा। अच्छा देखिए, इसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो तबादले ये एकदम नहीं हुए, पिछले 1-1.5 साल से प्रोसेस जारी था और हम एक एक करके महकमे जो हैं हम जिनकी ज़रूरत इस्लामाबाद में ज़्यादा है। देखिए, अब ये बात समझनी पड़ेगी कि पिछले 10-12 सालों के अंदर पाकिस्तान में ट्रैफिक का ट्रेंड बहुत तब्दील हुआ है। पहले ट्रैफिक जो थी वो प्रिडोमिनेंटली पाकिस्तान के जनूबी इलाकों से जनरेट होती थी बिकॉज कराची बहुत बड़ा शहर था, लेकिन अब आप ये देखते हैं कि ज़्यादातर ट्रैफिक से मुराद लोगों का सफ़र है वो नॉर्दर्न एरिया से, जिसमें पेशावर KPK के बेल्ट, चाहे वो सवात हो, दीर बुनेर हो या सवाबी मर्दान हो या रावलपिंडी इस्लामाबाद के आसपास के इलाके, चाहे वो गुजर खान है, जहलम है या खारियाँ या सियालकोट के इलाके जो कि ज़्यादा वेस्ट के अंदर रहते हैं या गल्फ में जिनकी मूवमेंट ज़्यादा है, तो उनकी मूवमेंट की वजह से हमारा ऑपरेशन भी डायरेक्शनली प्रीडोमिनेंटली अब नॉर्थ की तरफ मूव हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कस्टमर डिमांड ज़्यादा है। ये बात अभी हमें समझनी पड़ेगी कि PI का ऑपरेशन स्ट्रक्चर कराची के ऊपर बेस करता है, जिसकी वजह से हमें खाली तैयारे कराची लेके जाने पड़ते थे क्योंकि आपका मेंटेनेंस भी वहाँ पे था। अब हमने ये करना शुरू किया है कि तैयारों की कॉस्ट बचाने के लिए और ओवरऑल अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम अब एक हब इस्लामाबाद को भी बना रहे हैं जिसमें लोगों की ज़रूरत है। ये चीज़ लॉजिकल ज़्यादा नहीं बनती थी कि जी आपके लोग तो कराची में बैठे हो लेकिन आपका ऑपरेशन इस्लामाबाद में हो, तो लिहाजा अब आहिस्ता आहिस्ता पिछले 1-1.25 साल से आप ये देखेंगे कि वो महकमे जिनकी इस्लामाबाद में ज़रूरत ज़्यादा है वो उनको आहिस्ता आहिस्ता अब इस्लामाबाद की तरफ मूव किया जाए। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया, आप सबसे मेरे पास से बात कर रहे थे और ये जो तबादले हुए, जो बाकी मामला था उस हवाले से आपने हमें अपडेट किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हैव अ वंडरफुल वीकेंड। इंशाल्लाह मुलाकात मंडे को। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।